हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की शक्तियों के विषय में। पिछली क्लास में हमने उसके गठन के विषय में जाना था कि कैसे बनती है, कैसे उसका निर्वाचन होता है, संघीय संसद किन आधारों पर संघीय सरकार के सदस्यों को चुनती है। आज हम देखेंगे कि ये संघीय सरकार स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में क्या भूमिका निभाती है, संविधान उसे कौन सा अधिकार प्रदान करता है। दुनिया के सभी देशों में कार्यपालिका की शक्तियों में इजाफा हो रहा है नाना कारणों से। स्विट्जरलैंड भी इसका अपवाद नहीं है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने विधायिका को ज्यादा महत्व प्रदान किया था, ज्यादा शक्तियां उसे प्रदान की थी, लेकिन व्यवहार में हम ये देखते हैं कि संघीय संसद ने भी अपने अधिकार कार्यपालिका को ही सौंप दिए हैं। खासतौर से आपात स्थितियों में तो संघीय संसद पूरा अधिकार संघीय सरकार को प्रदान कर देती है। संघीय सरकार बहुआयामी शक्तियों से संपन्न हो जाती है व्यवहारिक दृष्टि से। जहां तक संविधान का प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 174 संघीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख करता है और ये कहता है कि संघीय सरकार के द्वारा स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च कार्यपालिकीय सत्ता का प्रयोग किया जाएगा। न केवल कार्यपालिकीय शक्तियां उसे प्राप्त हैं, बल्कि व्यापक रूप में आप देखेंगे कि विधायी अधिकार भी उसे प्राप्त हैं। वो राष्ट्र के वित्त का भी नियंत्रण करती है और अन्य बहुत सारे अधिकार जो संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप हैं, उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए जो आवश्यक है, वो सारे अधिकार संघीय सरकार के हाथों में है। सबसे पहले हम उसकी कार्यपालिकीय शक्तियों को देखते हैं, क्योंकि वो एक कार्यपालिका संस्था है, इसलिए उसका मूलभूत जो कर्तव्य बनता है, उसकी जो मूलभूत शक्तियां हैं, वो कार्यकारी क्षेत्र में है। राष्ट्र की कार्यपालिका के रूप में क्या कार्य किया जाता है संघीय सरकार के द्वारा? सबसे पहले तो वो पूरे देश के लिए नीति का निर्धारण करती है। सभी देशों में ये कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है और स्विट्जरलैंड में भी संघीय सरकार ही सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है। राष्ट्रीय क्षेत्र में देश किन नीतियों पर चलेगा, अंतरराष्ट्रीय जगत में दूसरे देशों के साथ संबंधों के निर्धारण की दृष्टि से वो किन विदेश नीतियों का निर्धारण करेगा, ये सब कुछ संघीय सरकार के द्वारा अपनी बैठकों में तय किया जाता है। संघीय सरकार जो नीति निर्धारित कर देती है, उसी नीति के अनुरूप संसद के द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। तो महत्वपूर्ण कार्य है संघीय सरकार का कार्यपालिका के क्षेत्र में सरकारी नीतियों का निर्धारण करना। न केवल वो सरकारी नीतियों का निर्धारण करती है, बल्कि इन नीतियों का लक्ष्य क्या होगा। सरकार जो नीतियां बना रही है आंतरिक क्षेत्र में या वैदेशिक नीतियों का निर्धारण कर रही है, उसका लक्ष्य क्या होगा, उससे किन हितों की पूर्ति की जा सकेगी, जनता की कौन सी आकांक्षाएं पूरी हो पाएंगी। इन सारे लक्ष्यों को भी वही निर्धारित करती है नीतियों के निर्धारण के साथ साथ। साथ ही नीतियों को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, कौन से साधन अपनाए जाएंगे इन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, ये सब कुछ निर्णित किया जाता है संघीय सरकार के द्वारा अपनी बैठकों में। एक महत्वपूर्ण बात यह है स्विट्जरलैंड के संबंध में
कि संघीय सरकार केवल सरकारी नीतियों को निर्धारित करके, उनके लक्ष्यों को निर्धारित करके, साधनों का निर्धारण करके अपने कार्य से निश्चिंत नहीं हो जाती, बल्कि उसका ये भी दायित्व है कि वो आम जनता को भी सरकारी नीतियों से अवगत कराए। उसकी जिम्मेदारी है। आमतौर पर विभिन्न देशों में, खासतौर से विकासशील देशों में, हम क्या देखते हैं कि सरकार बहुत सारी नीतियों को बना देती है, निर्धारित कर देती है, लेकिन आम जनता को उन नीतियों के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक तो जनता स्वयं भी राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होती, वो पता लगाने की चेष्टा नहीं करती, प्रयास नहीं करती कि सरकार उनके लिए कौन सी नीतियां बना रही है, नीतियों से उनके किन हितों की पूर्ति होगी, किन आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। एक तरह से इन विकासशील देशों में सरकारी नीतियों और आम जनता के बीच एक गैप सा दिखाई देता है, अंतराल सा दिखाई देता है, एक दूरी सी बनी रहती है। हालांकि अब धीरे धीरे स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। जनता अपेक्षाकृत रूप में पहले से ज्यादा जागरूक हो रही है, पता लगा रही है नीतियों का और उनके क्रियान्वयन में सहयोग भी कर रही है। लेकिन अमूमन सामान्य तौर पर यह देखा जाता है विकासशील देशों में कि जनता अपने रोजमर्रा के कामों में ही इतना बिजी रहती है, व्यस्त रहती है, सरकारी नीतियों को जानने, समझने और उनका लाभ उठाने की फुर्सत उसे कम ही मिल पाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड जो कि एक विकसित देश है, वहां के लोग अपने अधिकारों के प्रति, राजनीतिक अधिकारों के प्रति ज्यादा अवेयर हैं और यही वजह है कि वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफलतापूर्वक चल रहा है। तो स्विट्जरलैंड जैसे देश में आम जनता को सरकारी नीतियों से अवगत कराना, उनकी जानकारी उनको मुहैया कराना, ये भी कार्यपालिका की ड्यूटी समझी जाती है, कार्यपालिका का दायित्व समझा जाता है। इस दायित्व को संघीय सरकार के द्वारा बखूबी निभाया जाता है। कार्यकारी क्षेत्र में संघीय सरकार, संसद द्वारा जितने भी कानून पारित किए जाते हैं, उन कानूनों का क्रियान्वयन संघीय सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कार्यपालिका जैसे अंग का कार्य ही होता है नीतियों को, कानूनों को क्रियान्वित करना। ये उसका मुख्य कार्य है। पूरे देश में संसद द्वारा पारित कानूनों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके, इस बात का सुनिश्चय करना संघीय सरकार का अधिकार है, उसका दायित्व भी है। स्विट्जरलैंड में जो कैंटन्स हैं, यानी संघ सरकार की जो इकाइयां हैं, वहां भी कानूनों को लागू करने के लिए और कैंटन्स की सरकारों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए संघ सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। इसके अलावा संघीय सरकार विभिन्न सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां करने का कार्य भी करती है। हालांकि ज्यादातर नियुक्तियां और निर्वाचन संघीय संसद के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जिन पदों पर संघीय संसद के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती या किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती, उन पदों पर नियुक्तियां करना संघीय सरकार की जिम्मेदारी होती है। स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश है, उसकी तटस्थता की रक्षा करना ये भी संघीय कार्यपालिका यानी संघीय सरकार की जिम्मेदारी है। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है और आंतरिक क्षेत्र में राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और आर्थिक विकास के लिए कदम उठाना ये भी संघीय सरकार यानी कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। और इस संबंध में उसके द्वारा संसदीय कानूनों से पृथक अध्यादेश भी जारी किए जा सकते हैं, अगर उसे ऐसा लगता है कि देश की सुरक्षा को
पुख्ता बनाने में या आंतरिक शांति और सुव्यवस्था को कायम रखने में संसद द्वारा बनाए गए कानून पर्याप्त हैं, या ऐसा हो सकता है कि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए संघीय सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है। और इन अध्यादेशों की खासियत ये है कि इनके संबंध में जनता के द्वारा जनमत संग्रह की मांग नहीं की जा सकती। संसद जो कानून पारित करती है, स्विस जनता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस पर जनमत संग्रह की मांग कर सकती है, लोक निर्णय की मांग कर सकती है। लेकिन संघीय सरकार ने जो अध्यादेश जारी किए हैं, उन अध्यादेशों पर नागरिक, मतदाता जनमत संग्रह की मांग नहीं कर सकते। जो संघीय सेना है, उस पर भी संघीय सरकार का नियंत्रण होता है। हालांकि सेना के प्रयोग का अधिकार संविधान संघीय संसद को प्रदान करता है, लेकिन जब संघीय संसद की बैठक नहीं हो रही होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सेना का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, ऐसी स्थिति में संघीय सरकार को यह अधिकार है कि वो बिना संघीय संसद की परमिशन के सेना का प्रयोग कर सकती है कुछ समय के लिए। लेकिन अगर 3 सप्ताह से ज्यादा समय के लिए उसे सेना का प्रयोग करना पड़े या 4000 से ज्यादा सैनिकों का प्रयोग करना पड़े, ऐसी स्थिति में संसद की स्वीकृति जरूरी हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि संघीय सरकार कार्यपालिका है और कुछ औपचारिक कार्यों को भी उसके द्वारा भी संपन्न किया जाता है, जैसा अन्य देशों में कार्यपालिकाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे जब कोई विदेशी अतिथि आता है देश में, तो उसका स्वागत संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। दूसरे देशों से जो राजदूत आते हैं, उन राजदूतों से उनका परिचय पत्र प्राप्त किया जाता है संघीय सरकार के द्वारा। और साथ ही राष्ट्रीय समारोहों और मनोरंजनात्मक आयोजनों में भाग लेना भी उसका दायित्व है। यदि उसे आमंत्रित किया जाता है, वो उन समारोहों की अध्यक्षता करता है। संघीय सरकार के सदस्य ज्यादातर इन कार्यों को संपन्न करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे देते हैं। वो राष्ट्रपति जो संघीय सरकार का अध्यक्ष होता है, जो 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। इस तरह से व्यापक कार्यकारी सत्ता का प्रयोग संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। कार्यकारी अधिकारों के अलावा उसके द्वारा विधायी शक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कानून निर्माण के क्षेत्र में भी उसके द्वारा भागीदारी निभाई जाती है। हालांकि संसदीय शासन के समान स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के जो सदस्य हैं, वो संसद के सदस्य नहीं होते। हमारे देश में जहां संसदीय शासन व्यवस्था लागू है, या ब्रिटेन जैसे देश में, वहां पर जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, यानी मंत्रीगण होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी अनिवार्य योग्यता ये मानी जाती है कि उन्हें संसद का सदस्य होना चाहिए। बिना संसद का सदस्य बने कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। अगर बन भी जाता है तो 6 महीने के अंदर उससे अपेक्षा की जाती है कि वो संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य बन जाए। संसदीय व्यवस्था में ये आवश्यक माना जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में हालांकि संसदीय शासन के कुछ गुणों को अपनाया गया है, लेकिन जहां तक विधायिका के साथ कार्यपालिका के संबंधों की बात है, वहां ये अनिवार्य नहीं है कि कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होंगे। बल्कि उल्टा वहां क्या होता है कि अगर संसद का कोई सदस्य कार्यपालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है, उसके बाद उसे संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है।
संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन संसद का सदस्य न होने के बावजूद वो संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, वहां वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें विधेयकों पर मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वो उसकी कार्यवाहियों में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार संसद में उन्हें प्राप्त नहीं है। इन सब के बावजूद संघीय सरकार के सदस्य कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद का पूरा मार्गदर्शन करते हैं, नेतृत्व प्रदान करते हैं। संघीय सरकार के सदस्य अपनी इच्छा से विधानमंडल के सामने कानून बनाने के लिए कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, और स्वयं संसद भी उनसे ये डिमांड कर सकती है कि वो किसी विषय विशेष पर कोई विधेयक प्रस्तुत करें। संसद के सदस्य संघीय सरकार के सदस्यों से उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, और संघीय सरकार के सदस्य अपने उत्तरों से संसद सदस्यों को संतुष्ट भी करते हैं। व्यवहार में हम ये देखते हैं कि कानून निर्माण का अधिकार वैसे तो संसद का है, लेकिन ज्यादातर जो कानूनी प्रस्ताव है, जिन्हें हम विधेयक कहते हैं, वो संघीय सरकार के द्वारा ही संसद में पेश किए जाते हैं। यानी संघीय सरकार ही विधेयकों का प्रारूप तैयार करती है और उसे संसद में प्रस्तुत करती है। 95% विधेयक संघीय सरकार द्वारा ही संसद में पेश किए जाते हैं, और केवल कानून बनाने संबंधी प्रस्ताव ही उसके द्वारा पेश नहीं किए जाते, बल्कि संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक भी संघीय सरकार प्रस्तुत कर सकती है। अगर संसद का कोई साधारण सदस्य जो संघीय सरकार का सदस्य नहीं है, वो कोई विधेयक पेश करना चाहता है, वो सीधे संसद में विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता, बल्कि उसके द्वारा प्रस्तुत विधेयक को संसद पहले संघीय सरकार के पास भेजती है विचार करने के लिए कि क्या ये विधेयक जो अमुक सदस्य ने पेश किया है वो संसद के विचार के उपयुक्त है। अगर संघीय सरकार उसे उपयुक्त बताती है, तभी संसद उस पर विचार करती है, उस पर वाद विवाद करती है और उसे कानून का रूप देती है। इस तरह से कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद का मार्गदर्शन और उसका नेतृत्व संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती है। हर देश में ऐसा होता है कि संसदें अपने सदस्यों की कुछ समितियां गठित करती हैं विभिन्न विषयों के संबंध में, जैसे राजनीतिक मामलों की समिति होती है संसद की, आर्थिक मामलों की समिति होती है, उसमें उन क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्य भाग लेते हैं। ये समितियां जब विचार विमर्श कर रही होती हैं, उस विचार विमर्श में संघीय सरकार के सदस्य भी भाग लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पर अपने सुझाव देते हैं और कानून निर्माण को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। संघ सरकार को ये भी अधिकार प्राप्त है, वो ये प्रस्ताव भी कर सकती है कि संसद ने किसी विधेयक को पास किया है, उस विधेयक पर जनमत संग्रह कराया जाए, लोक निर्णय कराया जाए। आप जानते हैं कि वैसे तो स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय की मांग जनता के द्वारा खुद की जाती है निश्चित प्रक्रिया के तहत, लेकिन संविधान ये अधिकार संघीय सरकार को भी प्रदान करता है, कार्यपालिका को भी प्रदान करता है, वो अपनी इच्छा से भी अगर ऐसा समझती है कि किसी विधेयक पर जनता की राय लिया जाना उपयोगी होगा,
उस विधेयक को जनता के सामने लोक निर्णय के लिए रखे जाने की मांग कर सकती है और अमूमन संसद उसकी इस मांग को स्वीकार करती है, क्योंकि संघीय सरकार के सदस्य कोई साधारण सदस्य नहीं होते, बहुत ज्यादा अनुभव और ज्ञान रखने वाले राजनीतिज्ञ होते हैं। इसके साथ साथ अन्य देशों के समान स्विट्जरलैंड में भी पदक व्यवस्थापन का प्रचलन हुआ है, जिसके तहत संसद केवल कानून की रूपरेखा बना देती है, व्यापक रूप में कानूनों का निर्माण करती है और उन कानूनों के भीतर जो बारीकियां होती हैं, जो नियम और उपनियम होते हैं, वो ज्यादातर कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाते हैं। संघीय सरकार भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के विषय में नियम और उपनियम बनाने का अधिकार रखती है। अध्यादेश तो वो जारी करती ही है जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो या तुरंत देश को किसी कानून की जरूरत हो। अध्यादेश जारी करने के साथ साथ वो नियम और उपनियम बनाने का अधिकार भी रखती है। आपातकालीन स्थितियों में तो संघीय सभा संघीय सरकार को पूरा अधिकार प्रदान कर देती है, क्योंकि वो समझती है कि संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका के द्वारा ही ज्यादा अच्छा नेतृत्व किया जा सकेगा, निर्णय लिया जा सकेगा। और यही वजह है कि हम देखते हैं 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, उस समय स्विट्जरलैंड की संघीय संसद ने कार्यपालिका को बहुत ज्यादा अधिकार प्रदान कर दिया था। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि तटस्थ देश होने के कारण स्विट्जरलैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध में शामिल न होने के बावजूद युद्ध जनित संकट का आभास करते हुए संघीय संसद ने एडवांस में संघीय सरकार को अधिकार प्रदान कर दिए। इसकी इन व्यापक विधायी शक्तियों को देखते हुए रिपार्ड ने कहा कि वास्तविक सत्य तो यह है कि संघीय सरकार प्रशासनिक तथा कार्यपालिका के अधिकारों के साथ साथ विधायिका के अधिकारों का भी उपभोग करती है। व्यापक विधायी अधिकार भी संघीय सरकार को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वित्तीय अधिकार भी संघीय सरकार को संविधान प्रदान करता है। पूरे देश के वित्तीय प्रशासन पर संघीय सरकार का नियंत्रण है और वित्त प्रशासन का संचालन उसी के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वित्त का प्रयोग हर देश में बजट तैयार कर किया जाता है। बजट यानी आय व्यय का लेखा वर्ष भर पूरे देश को, सरकार को कहां से आमदनी होगी, कौन कौन से टैक्स लगाए जाएंगे नागरिकों पर, उस टैक्स के माध्यम से उगाही गई धनराशि किन कोषों में रखी जाएगी और उन कोषों से सरकार के विभिन्न विभागों को धन खर्च करने की इजाजत कब और किन परिस्थितियों में दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, पूरी प्रक्रिया निर्धारित की जाती है बजट के माध्यम से। ये बजट कौन तैयार करता है? कार्यपालिका तैयार करती है, संघीय सरकार तैयार करती है। साथ ही वो उस बजट प्रस्ताव को संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है, क्योंकि बजट भले ही कार्यपालिका के द्वारा तैयार किया जाए, लेकिन बजट को पारित करने का अधिकार संसद का होता है, विधायिका का होता है, क्योंकि विधायिका में जनप्रतिनिधि बैठते हैं और ऐसा माना जाता है कि लोकतांत्रिक देशों में जो सरकारी खजाना है, जो सार्वजनिक वित्त है, उस पर नियंत्रण का अधिकार
जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होना चाहिए। बजट प्रस्तावों को जब संसद स्वीकार कर लेती है तो कार्यपालिका को सरकारी खजाने से धन खर्च करने की इजाजत मिल जाती है। जिन जिन मदों पर धन खर्च करने की इजाजत बजट के द्वारा प्रदान की जाती है, उन्हीं मदों पर धन खर्च किया जा सकता है। और जब बजट का क्रियान्वयन हो जाता है तो कार्यपालिका के निर्देशन में ही होता है। कार्यपालिका इस बात का निरीक्षण करती है कि बजट में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो मदें निर्धारित की गई हैं, उन्हीं मदों पर उसी प्रक्रिया के अनुसार धन खर्च किया जाए। इस बात की निगरानी स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका रखती है। और जब वर्ष का अंत होता है तो उस समय वो एक रिपोर्ट संसद के सामने पेश करती है, जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि विभिन्न विभागों के द्वारा जो धन खर्च किया गया वो बजट की मदों के अनुसार खर्च किया गया, या कोई अनियमितता अगर बरती गई उसको व्यय करने में, खर्च करने में, उसको भी अपनी रिपोर्ट में पेश किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा। यहाँ आपको जान लेना चाहिए कि हमारे देश में बजट कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है, संसद के द्वारा पारित किया जाता है, कार्यपालिका उसे क्रियान्वित करती है। लेकिन जब बजट क्रियान्वित हो जाता है तो वर्ष के अंत में ये देखने के लिए कि धनराशि बजट के प्रावधानों के अनुसार खर्च की गई या नहीं खर्च की गई, कोई वित्तीय धांधली तो नहीं बरती गई, वित्तीय अनियमितता तो नहीं देखी गई, भ्रष्टाचारी तरीकों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया सार्वजनिक धन को व्यय करने में। इस बात की निगरानी के लिए और अनियमितताओं को प्रकाश में लाने के लिए हमारे देश में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना की गई है। आप सुनते होंगे कि सीएजी की रिपोर्ट हर वर्ष संसद में पेश की जाती है और इस रिपोर्ट के माध्यम से ही बहुत सारे घोटाले सामने आते हैं। जी स्पेक्ट्रम हो या बोफोर्स घोटाला हो, ये सब घोटाले सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से संसद के सामने आते हैं, देश के सामने आते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में ये रिपोर्ट पेश करने का कार्य स्वयं कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, कोई अलग एजेंसी वहां पर स्थापित नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका वित्तीय दृष्टि से कितनी ज्यादा अधिकार संपन्न है। वित्तीय प्रशासन के नियंत्रण के साथ संघीय सरकार राज्यमंडल और कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन भी करती है। राज्यमंडल यानी संघ सरकार, स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है उसको स्विस राज्यमंडल कहते हैं। इस राज्यमंडल की सरकार और जो राज्यमंडल की इकाइयां हैं, संघ की इकाइयां हैं, कैंटन्स की सरकारें, उनके मध्य संबंध सुचारू ढंग से चल सकें, इस बात का दायित्व भी संघीय सरकार को सौंपा गया है। अक्सर ये देखा जाता है कि संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में जो इकाइयों की सरकारें होती हैं, उनको ये शिकायत होती है कि संघ सरकार के द्वारा उनके मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनकी स्वायत्तता का सम्मान नहीं किया जा रहा है। जहां तक स्विट्जरलैंड की बात है, कैंटनों की प्रभुसत्ता का सम्मान करते हुए संघीय सरकार को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रहित में राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए कैंटनों की सरकारों में हस्तक्षेप करे। इस संबंध में उसे कुछ प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कैंटन्स अपना जो संविधान बनाते हैं
उन संविधानों का क्रियान्वयन किस ढंग से हो रहा है, इस बात की जांच संघीय सरकार के द्वारा की जाती है। कहीं उनके संविधान इस रूप में तो क्रियान्वित नहीं किए जा रहे हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को आघात पहुंच सकता है या आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है। उन स्थितियों में उस सीमा तक संघीय सरकार उनके संविधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगाती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कैंटन्स के संविधान और उनका क्रियान्वयन राष्ट्रीय हितों के अनुरूप चल रहा है, संघीय सरकार उन पर कोई रोक नहीं लगाती। अगर कैंटन्स को अपने संविधान में कोई संशोधन करना हो, तो उन संशोधन प्रस्तावों पर संघीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है। बिना संघीय सरकार की स्वीकृति के कैंटन्स अपने संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकते। कैंटन्स का जो प्रशासन चलता है, उनके प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण भी संघीय सरकार के द्वारा समय समय पर किया जाता है। उद्देश्य वही होता है कि उनके प्रशासनिक कार्यों से राष्ट्रीय हितों में बाधा न पहुंचे या संघ सरकार द्वारा, राज्यमंडल की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के क्रियान्वयन में कोई बाधा न पहुंचे। इस बात की देखभाल के लिए ही कैंटन्स के प्रशासन में संघीय सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। इसके साथ साथ कैंटन्स की विधानसभाएं कुछ विधेयक ऐसे पारित करती हैं जिन विधेयकों पर संघीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस तरह से अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संघीय सरकार कैंटन्स और राज्यमंडल की सरकार के मध्य संबंधों का संचालन करती है। आपने देखा कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका दुनिया के अन्य देशों की कार्यपालिकाओं के समान ही ज्यादा शक्तिशाली हो रही है, और इसका एक बड़ा कारण यह है कि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो विधायिका की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी है। जहां लगभग 250 सदस्य विधायिका में बैठते हैं, वहीं स्विस कार्यपालिका के सदस्यों की संख्या केवल 7 है। हमारे देश में भी मंत्रिमंडल बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो 7 सदस्यों तक सीमित होती है। छोटे स्वरूप के कारण संघीय सरकार किसी भी विषय पर शीघ्रता पूर्वक निर्णय लेने में सक्षम होती है। कोई भी विषय जब विचार विमर्श के लिए रखा जाता है, अगर ज्यादा मेंबर्स होंगे तो सबकी राय लेने में समय लग सकता है, लेकिन अगर कम सदस्य हैं, जल्दी ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। यही वजह है कि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है, संघीय सरकार, अपने छोटे स्वरूप के कारण ज्यादा प्रभावी बन पाई है, क्योंकि उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो शीघ्रता पूर्वक लिए जाते हैं। दूसरे, संघीय सरकार का महत्व बढ़ने के पीछे ये भी कारण है कि संघीय सरकार के सदस्य राजनीतिक दृष्टि से अनुभवी होते हैं और उनका निर्वाचन संघीय संसद के द्वारा उनके ज्ञान, उनकी विशेषज्ञता और उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। स्वाभाविक रूप से संसद के कार्यों में संघीय सरकार के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। उसकी शक्तियों में इजाफे के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी उत्तरदायी हैं। जब संकट काल आया है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में 2 विश्व युद्ध हुए हैं, दुनिया ने 2 महायुद्धों को झेला है। लंबे समय तक दुनिया की महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध चला है। आप जानते हैं
विचारधारागत संघर्ष चला है। इन सभी संघर्षों की स्थिति में स्विस कार्यपालिका ने बड़ी सहजता पूर्वक देश को नेतृत्व प्रदान किया है और संघीय संसद ने भी ये समझा है, अनुभव किया है कि संकटकालीन स्थितियों का मुकाबला जितनी शीघ्रता पूर्वक, जितना प्रभावी ढंग से संघीय सरकार के द्वारा किया जा सकता है, कार्यपालिका के द्वारा किया जा सकता है, उतना संसद या न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि जब जब संकट काल उपस्थित होता है तब तब संघीय संसद अपने अधिकार भी संघीय सरकार को प्रदान कर देती है। तो ये कारण है जिनकी वजह से संघीय सरकार दिनों दिन ज्यादा शक्तिशाली बनती जा रही है। हालांकि संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि कार्यपालिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली बने। उन्होंने तो कार्यपालिका की तुलना में विधायिका को ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार सौंपे, लेकिन विधायिका ने व्यावहारिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रहित में अपने अधिकार भी कार्यपालिका को प्रदान कर दिए। तो ये थी स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार, उसकी शक्तियां, उसका गठन और उसका स्वरूप। अगर हम इसे समराइज करें तो हम ये देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो एक बहुल कार्यपालिका है जिसका गठन 7 सदस्यों से मिलकर होता है और इन 7 सदस्यों के अधिकार और उपस्थिति बिल्कुल समान है। इस कार्यपालिका में हम संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की कार्यपालिका के लक्षण पाते हैं। हालांकि न तो इस कार्यपालिका को संसदीय कहा जा सकता है और न ही अध्यक्षात्मक कहा जा सकता है। यहाँ की कार्यपालिका में हम एक विशेषता ये भी देखते हैं कि दलीय दृष्टि से निष्पक्ष होते हैं कार्यपालिका के सदस्य, क्योंकि ये 7 सदस्य एक ही राजनीतिक दल के हो ये जरूरी नहीं होता, जैसा कि संसदीय शासन में होता है। संसदीय शासन में हम क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल आमतौर पर एक ही राजनीतिक दल के होते हैं, क्योंकि जिस राजनीतिक दल को संसद में बहुमत प्राप्त होता है उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता है और फिर वो प्रधानमंत्री अपने ही दल में से मंत्रियों का चयन करता है। जिन मंत्रियों को राष्ट्रपति भारत जैसे देश में मंत्री के पद पर नियुक्त करता है और ब्रिटेन जैसे देश में महारानी के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। संसद जब संघीय सरकार के सदस्यों का निर्वाचन करती है वो भिन्न भिन्न दलों से सांसदों को ले सकती है, उन्हें संघीय सरकार के सदस्य के रूप में निर्वाचित कर सकती है। उसका मेन मकसद होता है कि ऐसे सदस्यों को संघीय सरकार में चुना जाए जो योग्य हो, अनुभवी हो, ज्ञानी हो, विशेषज्ञ हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध क्यों ना रखते हो। निर्दलीयता एक विशेष गुण है स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका का। और चौथे आप ये कह सकते हैं कि संसदीय शासन में कार्यपालिका का संसद के प्रति जो उत्तरदायित्व देखने को मिलता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, उस तरह के उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि अगर संसद किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है तो समूचे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। अगर स्विट्जरलैंड की संसद संघीय सरकार द्वारा पेश किए गए किसी प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर देती है, भी संघीय सरकार के सदस्य बने रहते हैं, उन्हें त्यागपत्र नहीं देना होता है।
और हर सदस्य अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार स्विट्जरलैंड की संसद को प्राप्त नहीं है और इसीलिए वहां की कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो अपने कार्यकाल के लिए संसद के विश्वास पर निर्भर नहीं करते। संविधान के द्वारा उनका कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है। तो इस दृष्टि से वो एक स्थिर कार्यपालिका है, स्थायित्व का गुण उसमें पाया जाता है। ये थी स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका, संघीय सरकार। आशा है आपको समझ में आया होगा। मैम एक कंफ्यूजन था। विधायिका जो होती है वो कार्यपालिका होती है फिर व्यवस्थापिका होती है? व्यवस्थापिका को ही विधायिका कहते हैं। जी मैम। ठीक है। यस मैम।